अपने कमरे में वापस जाकर श्वेता कुछ किताबें पढ़ने लगती है। उसे शुरू से ही पुरानी इमारतें देखना, उनकी संरचना की स्टडी करने का शौक है। वो एक अच्छी आर्किटेक्ट बनना चाहती है। तभी उसे किताब में से एक किले का नक्शा दिखाई पड़ता है। वो नक्शा रुद्रगढ़ का है, जो कि यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर है। श्वेता इस किले की तस्वीरें देखकर उनमें खो सी जाती है। उसे इस किले से कुछ अलग ही खिंचाव महसूस होता है। वो किले के संपर्क में आगे बढ़ ही रही होती है कि रंजना उसे आवाज देती है, श्वेता बेटा। रत्ना, राजकुमारी रत्ना, हमें पता था आप हमें ढूंढ लेंगी। क्या हुआ माँ, आपको कुछ काम था हमसे? बेटा, मुझे लगा तुम्हें पुरानी बिल्डिंग के आर्किटेक्चर के बारे में जानने का बहुत शौक है ना। ये देखो कितनी अच्छी डॉक्यूमेंट्री आ रही है इसके बारे में। मैंने सोचा तुम भी मेरे साथ बैठकर देख लोगी। हाँ माँ, वो तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। दोनों माँ बेटी बैठकर वो डॉक्यूमेंट्री देखने लगे। तभी श्वेता को कुछ याद आया। माँ, याद है हम लोग 2 साल पहले उस किले पे घूमने गए थे? कितनी सुंदर जगह थी ना वो। रंजना 2 पल के लिए शांत होती है। उसे घबराहट सी महसूस होने लगती है। क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही? हाँ, वो अजीब सी उलझन हो रही है। थोड़ा बाहर चल के सैर कर लें तो मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। मेरे ख्याल में हमें मार्केट चलना चाहिए। घर का कुछ सामान ले लेंगे और आपकी कॉलेज जाने के लिए भी तो कुछ चीजें चाहिए होंगी ना। ठीक है, हम अभी तैयार होके आते हैं। मार्केट से आते वक्त काफी शाम हो चुकी होती है। रंजना बार बार अपनी घड़ी देख रही होती है। अरे भैया, थोड़ी जल्दी ऑटो चलाइए ना, हमें जल्दी घर पहुंचना है। क्या हुआ माँ, ऐसे भी क्या जल्दी है? आप हमें शाम होने के बाद घर के बाहर क्यों नहीं रहने देती? आज भी आप ऐसा ही कर रही हैं। रंजना असमंजस में पड़ गई। अब इसे कैसे बताऊं कि गुरुजी ने हमें हमेशा 7 बजे से पहले ही घर पहुंचने का निर्देश दिया है। शाम 7 बजे के बाद वो आत्मा इसके ऊपर अपना प्रभाव दिखा सकती है। घर में भी वो श्वेता का तब तक कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक उसने इस नियम का उल्लंघन नहीं किया हो। बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस हमें घर पहुंचकर शाम की आरती करनी है और तुम्हारे पापा भी तो आने वाले होंगे ना, बस इसीलिए। श्वेता समझ रही थी कि रंजना झूठ बोल रही है, लेकिन उसने अपनी माँ से कोई बहस ना करना ही उचित समझा। ट्रैफिक के बीच से ही गाड़ी निकालकर ऑटो वाला जैसे तैसे 7:15 तक उनको घर तक ले आया। रंजना हड़बड़ी में श्वेता को लेकर घर के अंदर घुसी। बेटा, हाथ पैर धो लो, हम आरती की तैयारी करते हैं। हाँ माँ, हम बस सामान रख के अभी नीचे आते हैं। रंजना मुंह हाथ धोकर पूजा की तैयारी में व्यस्त हो जाती है। कहाँ रह गई ये लड़की? श्वेता बेटा, आओ, आरती का वक्त हो गया है। लेकिन श्वेता की तरफ से कोई आवाज नहीं आई। रंजना को कोई शंका हुई तो वो सीढ़ियां चढ़कर श्वेता के कमरे में चली गई। सामने दिखने वाला मंजर बड़ा ही खौफनाक था। कमरे की खिड़कियां खुली हुई थी और जोरों की हवा बह रही थी। श्वेता के बाल भी इधर उधर उड़ रहे थे। वो बालकनी पे खड़े होकर चांद की तरफ देखे जा रही थी। श्वेता बेटा, नीचे चलो, मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ। लेकिन श्वेता ने कोई जवाब नहीं दिया। वो एक ही तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। हम आपसे मिलने के लिए बहुत बेताब हैं सदाशिव। सदियों पुराना इंतजार अब खत्म हो जाएगा। रंजना के बार बार बुलाए जाने पर भी श्वेता कोई प्रक्रिया नहीं दे रही थी, श्वेता, जैसे वो किसी और दुनिया में हो। श्वेता। तभी वो धीरे धीरे बालकनी के बगल में बनी कंक्रीट की सीढ़ियों पर चढ़ने लगी, जैसे बालकनी से नीचे झांक रही। ये बेहद ही खतरनाक था, क्योंकि किसी भी पल उसका संतुलन खो सकता था और वो नीचे गिर सकती थी। श्वेता बेटा, पीछे हटो प्लीज, तुम गिर जाओगी। श्वेता का सम्मोहन भी उसी क्षण टूट गया। क्या हुआ माँ, ये थाली कैसे गिर गई? आप ठीक तो है ना? श्वेता, तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, लेकिन आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। चलो हम नीचे चलते हैं। रंजना को समझ आ गया था कि उस आत्मा का श्वेता पे प्रभाव बढ़ चुका है और वो इतनी शक्तिशाली हो गई थी कि वो घर में प्रवेश कर चुकी थी। वो आज भी उस दिन को कोसती है जब वो और उसका सारा परिवार राज परिवार के किले घूमने गए थे।
उस दिन श्वेता का 16वां जन्मदिन था और रंजना ने पूरी परिवार के लिए एक छोटी सी पिकनिक प्लान की थी। लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि उस दिन के बाद से ही श्वेता की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। वो देखिए किला। थैंक यू माँ पापा, ये आज तक का बेस्ट सरप्राइज है। हैप्पी बर्थडे बेटा, हमें पता था आपको यहाँ आकर बहुत खुशी होगी। वहां का गाइड सभी टूरिस्ट को किले का टूर दे रहा था और उसके बारे में बता रहा था। वेलकम टू द राजगढ़ फोर्ट। इस किले का इतिहास करीब 600 साल पुराना है। कहते हैं यहाँ के आखिरी राजा का नाम था राजा वीर सिंह राजवंशी और उनकी रानी थी चंद्रप्रभा देवी। इनके इतिहास के बारे में हमें जितना भी ज्ञान प्राप्त होता है सब किस्से कहानियों से मिला है। मैंने यहाँ के बारे में पढ़ा था कि इस राज्य के राजपुरोहित ने शत्रु राज्य को राजगढ़ के सारे भेद खोल दिए थे और उसी के कारण इन्हें पराजय का सामना करना पड़ा और ये राज्य नष्ट हो गया। ऐसे कई सारी बातें हमें कस्बे के लोगों से सुनने को मिलती है। कुछ लोगों का मानना है कि उस राजपुरोहित ने जादू टोने से पूरे राज्य पे कब्जा कर लिया था, लेकिन कोई लिखित साहित्य ना होने की वजह से हम कुछ ठोस तरह से नहीं कह सकते कि आखिर इस राज्य का विनाश कैसे हुआ होगा। श्वेता के लिए यह टूर और भी रोमांचक होता जा रहा था। उसे इस किले से एक अजीब सा अपनापन महसूस हो रहा था, जैसे वो किसी जानने वाले से दोबारा मिल रही हो। एक्सक्यूज मी, हम लोग यहाँ नहीं जाएंगे? श्वेता एक बड़े से बंद दरवाजे की तरफ इशारा कर रही थी। नहीं, हम वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन क्यों? मैंने सुना है कि इस द्वार के पीछे ही राजगढ़ का अंदर महल शुरू होता है, जहाँ औरतों का महल हुआ करता था। गाइड 2 पल के लिए स्तब्ध होकर खड़ा रहा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतने कम उम्र की लड़की को इतनी गुप्त बातें कैसे पता हो सकती है। अपनी परेशानी ढकने के लिए वो बहाने ढूंढने लगा। दरअसल वो हिस्सा अभी हाल ही में बंद किया गया है। लोगों के साथ वहाँ खो जाने की, अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने की और दूसरी अलौकिक घटनाएं हो रही थी। इस वजह से सरकार ने वहाँ जाना निषेध कर दिया है। लेकिन अब आप फिक्र मत करो, किले के दूसरी तरफ और भी खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगी। तो चलिए। श्वेता ना चाहते हुए भी बाकी टोली के साथ आगे बढ़ जाती है, लेकिन उसका दिल उसी दरवाजे पे ठहर चुका होता है। ये देखिए, यही सारे सैनिक प्रशिक्षण करते थे। यहाँ पे हुई कुछ साल पहले हुई खुदाई से राजपूत पट्टा और कुकरी जैसे हथियार बरामद हुए हैं। इसके अलावा इस किले में 25 तोप भी पाए गए हैं। श्वेता का मन अभी भी उस अंदर महल के दरवाजे पे ही अटका हुआ है। मुझे वहाँ जाना ही चाहिए। पता नहीं अगली बार कब यहाँ आना हो पाए। कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी। माँ, मैंने शायद अपने ईयरफोन्स पीछे कहीं गिरा दिए हैं। अरे श्वेता, इतनी लापरवाही ठीक नहीं है बेटा। अब चलो वहीं पे चलकर ढूंढते हैं। नहीं, मैं अकेले ही ढूंढ लूंगी। आप लोग म्यूजियम होकर आइए, मैं आप लोगों को वहीं मिलूंगी। हाँ माँ, मुझे तो पुराने जमाने का हथियार देखना है। ठीक है श्वेता, लेकिन हमें 10 मिनट में म्यूजियम में मिल जाना, ओके? जी पापा। श्वेता वापस उसी गेट पर आ चुकी थी। अभी मौका भी अच्छा है, आसपास कोई चौकीदार भी नहीं है। कितना सुंदर है ये। थोड़ा अंदर जाके कुछ फोटो खींच लेती हूँ, फिर महल के आर्किटेक्चर के बारे में अपना हिस्ट्री प्रोजेक्ट भी बना लूंगी। विश्वास नहीं होता, कोई इतने सुंदर महल को इस तरह से बर्बाद कैसे कर सकता है। किसी जमाने में यहाँ हजारों लोग बसते होंगे। क्या शोभा होती होगी इस जगह की। यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं भी कभी यहीं रहती थी, इस जगह की राजकुमारी थी। तभी श्वेता को अंदर महल के अंदर दीवार पर लगा हुआ एक टूटा सा दर्पण दिखा। उसने उसमें झांक कर अपनी परछाई देखी, लेकिन वो परछाई किसी और की थी। उसकी शक्ल भले ही श्वेता से मिलती थी, लेकिन उसका पहनावा और साजो सज्जा किसी राजकुमारी के जैसा था। राजकुमारी रत्ना, चलिए दरबार सज चुका है।
महाराज ने आपको वहां उपस्थित होने का आदेश दिया है। हम तैयार हैं, चलिए। होशियार, राजगढ़ के राजा वीर सिंह राजवंशी पधार रहे हैं। आज का दरबार शुरू किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, आज का विशेष मुद्दा है हमारे और पड़ोसी राज्य विजयनगर के बीच का अनुबंध। विजयनगर के महाराज श्री युजवेंद्र सिंह ने हमारे समक्ष मित्रता का प्रस्ताव रखा है। हमें यह प्रस्ताव मंजूर है सेनापति। हमारी तरफ से राजा युजवेंद्र सिंह को 100 स्वर्ण कमल पुष्प भेंट किया जाए। ये हमारी मित्रता का प्रतीक है। जो आज्ञा महाराज। विजयनगर के वीर योद्धा सदाशिव खुद आज ये प्रस्ताव लेकर दरबार में हाजिर हुए। महाराज की जय हो। सभी दासियां सदाशिव को देखकर उस पर मोहित हुई जा रही थी। उसका गठीला देह अपने में ही अलौकिक पौरुषता का प्रतीक था। उफ, काश यह हमारे राज्य का होता तो मैं इसे हमेशा के लिए अपना बना लेती। हाँ, जैसे कि वो तुम्हें कभी पसंद करता। शूरवीर सदाशिव, आपके तीरंदाजी और तलवारबाजी की ख्याति दूर प्रदेश तक फैली हुई है। हम भी इसका एक नमूना देखना चाहेंगे। यदि उचित हो तो महाराज की शान में हम आपके विशेष सैनिकों के साथ द्वंद्व करने के लिए तैयार हैं। जरूर सेनापति। कल शाम एकादशी के उत्सव के बाद यह प्रतियोगिता आयोजित की जाए। सारा मंत्रीगण और राज परिवार इस प्रतियोगिता में शामिल होगा। जी महाराज, आप निश्चिंत रहिए, हम सभी प्रबंध अच्छी तरह से कर देंगे। महाराज। तभी दरबार में राज पुरोहित गंगाधर का आगमन होता है। महाराज की जय हो। आइए गंगाधर, कहिए किस काम से आना हुआ। महाराज, कल के एकादशी पूजन के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। कल की एकादशी एक बेहद महत्वपूर्ण नक्षत्र में पड़ रही है। मेरा सुझाव है कि कल का पूजन आप या महारानी के बजाय राजकुमारी रत्ना करें। इसकी कोई खास वजह? महाराज, आप तो जानते हैं राजकुमारी अब वयस्क हो गई हैं। जल्द ही उनका स्वयंवर का आयोजन होगा, जिसमें वो अपने होने वाले वर का चुनाव करेंगी। अगर कल का पूजन वो खुद संपन्न करे तो उन पर महादेव की असीम कृपा आएगी और उनका भाग्य और भी उज्जवल हो जाएगा। उचित है। हमें खुशी है कि आपने राजकुमारी के हित के लिए इतना सब कुछ सोचा। मैं तो आपका सेवक हूँ महाराज, और ये भली भांति जानता हूँ कि आपके लिए राजकुमारी की खुशी से बढ़कर और कुछ मायने नहीं रखता। एकदम ठीक कहा आपने। हम आपके विचारधारा से पूरी तरह से सहमत हैं। कल का पूजन राजकुमारी रत्ना ही करेंगी। गंगाधर तिरछी नजरों से रत्ना की तरफ देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो पर्दे की आड़ में छिप जाती है। आखिर क्या प्रयोजन था राजपुरोहित गंगाधर का? क्या एकादशी पूजन में राजकुमारी रत्ना को बुलाने में उसकी कोई सोची समझी साजिश थी? और क्या रत्ना उससे बच पाएगी? जानने के लिए जरूर देखिए अगला एपिसोड। कहानी जारी रहेगी।